हेलो दोस्तों, ई गुरुकुल एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि केमिस्ट्री हम लोग स्टार्ट किए थे और केमिस्ट्री में लगभग 8 लेक्चर जो है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन पे दिया गया था। तो जो बच्चे अभी तक है ना बेसिक इंट्रोडक्शन मेरा केमिस्ट्री का नहीं देखे हैं, उनसे फिर से रिक्वेस्ट है कि वो एक एक कर पहले पूरे बेसिक केमिस्ट्री को देख लें, उसके बाद ही चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस पे आएँ, ठीक है ना। क्योंकि फिर वापस से मैं उतना सारे चीज़ें को पढ़ाना संभव भी नहीं है, इसीलिए आप लोग है ना एक एक कर सारे प्लेलिस्ट में जाएं और केमिस्ट्री के सारे इंट्रोडक्शन पार्ट को देखें, और तब जब इस चैप्टर पे आएंगे तो आपको वाकई में बहुत मज़ा आ जाएगा, ठीक है ना स्टूडेंट। आज हम लोग बात कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस की, ठीक है ना। और ये देखेंगे कि किस तरह से अगर किसी लड़का को या लड़की को अगर बेसिक केमिस्ट्री बहुत अच्छे से आता हो, चाहे वो लड़का है ना 8 में पढ़ रहा हो, चाहे वो 9th में पढ़ रहा हो, सब के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है। आइए इस तरह से हम लोग देखेंगे कि किस तरह से जो है पहला जो चैप्टर है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, इसका पार्ट 1 डिस्कस कर रहा हूँ दोस्तों। इसी तरह से यहाँ पे आपको पार्ट 2 लिखा हुआ मिलेगा, पार्ट 3 लिखा हुआ मिलेगा एंड सो ऑन, ठीक है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि जो वर्ड है केमिकल रिएक्शन आखिर कहते किसको हैं, और ये केमिकल रिएक्शन होता क्या है, व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन। तो आंसर यहाँ पे देखेंगे ध्यान से। अ केमिकल रिएक्शन इज़ अ प्रोसेस विच ट्रांसफॉर्म्स वन और मोर सबस्टांस इनटू न्यू सबस्टांस, ठीक है। तो दरअसल दोस्तों ये जो हमारा केमिकल रिएक्शन है ना, ये एक प्रोसेस है जिसमें एक सबस्टांस है ना, एक या एक से अधिक सबस्टांस किसी दूसरे सबस्टांस में क्या करता है दोस्तों, है ना, ट्रांसफॉर्म कर जाता है, बदल जाता है, ठीक है ना, एक नए सबस्टांसेस में। और ऐसा करने से क्या होता है कि ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन इस दौरान न्यू सबस्टांसेस विथ न्यू प्रॉपर्टीज़ आर फॉर्म्ड, ठीक है ना। और नए सबस्टांसेस की फॉर्मेशन होती है जिसकी प्रॉपर्टीज़ इंटायरली डिफरेंट होती है फ्रॉम दोज ऑफ द रिएक्टेंट स्पेसिस। थोड़ी देर के बाद मैं आपको बताऊंगा कि रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। सबसे पहले आप लोग ये जानेंगे कि सर ये जो हमारा केमिकल रिएक्शन है ना, ये है क्या। तो केमिकल रिएक्शन एक तरह का प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी सबस्टांस, ठीक है, ट्रांसफॉर्म कर जाता है, मतलब कि बदल जाता है एक दूसरे नए सबस्टांसेस में। और जो नए सबस्टांस जो बनते हैं ना सर, उनकी प्रॉपर्टीज़ इंटायरली डिफरेंट होती है जिससे वो मिलकर बना है। आइए, तो जाहिर सी बात है केमिकल रिएक्शन होने के लिए आप कुछ एग्जाम्पल देखिए, उसके बेसिस पे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए एक एलिमेंट है कार्बन, और जब ऑक्सीजन अगर ये आपस में कंबाइन करते हैं दोस्तों तो ये बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक उसी तरह से यहाँ पे हम एक हाइड्रोजन लिए, फिर ऑक्सीजन आपस में कंबाइन किया तो दोस्तों बना लिया H2O2, ठीक है ना। और भी कुछ एग्जांपल ले सकते हैं, जैसा कि आप लोग जैसे मान लीजिए कि कार्बन है और ये हाइड्रोजन से कंबाइन कर रहा है। चाहे एक और एग्जांपल आप अलग से देख लीजिए, H2 + O2, ठीक है ना। और कुछ एग्जांपल दोस्तों, तो जैसे मान लेते हैं हम लोग कि कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ये आपस में कंबाइन किया तो प्रोडक्ट क्या बनाया दोस्तों, CaCO3। तो आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे कार्बन और एक ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट किया, है ना। रिएक्ट करने के बाद जो प्रोडक्ट बना रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, जबकि यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में कंबाइन कर हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना रहे हैं, ठीक है दोस्तों, ध्यान दे दीजिएगा। आगे देखते हैं, कुछ और रिएक्शन लिखिए। जैसे मान लीजिए कि हमारा NH3 है अमोनिया, और ये अगर HCl से रिएक्ट करेगा तो जो प्रोडक्ट बनाता है दोस्तों, ये बनाता है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ठीक है। यहाँ पे वाटर ही कर लीजिए तो अच्छा रहेगा, ठीक है। H2 + O2 गिव्स 2H2। तो आपने क्या देखा कि ये जो किसी भी केमिकल रिएक्शन का दोस्तों 2 पार्ट होता है। एक हम लोग बोलते हैं LHS
और दूसरा बोलते हैं RHS, ठीक है ना। तो अगर इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड जाते हैं तो ये सारे चीज़ कहलाते हैं रिएक्टेंट, और इक्वेशन के अगर राइट साइड जाते हैं तो जो बन रहा है दोस्तों उसको हम लोग कहते हैं, नया सब्सटेंस जो बना उसको प्रोडक्ट। तो यहाँ पे ये रिएक्टेंट हुआ, यहाँ पे ये प्रोडक्ट हुआ, यहाँ पे ये रिएक्टेंट हुआ तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट हुआ, यहाँ पे ये रिएक्टेंट हुआ तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट हुआ, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो मैंने क्या बोला था कि केमिकल रिएक्शन क्या है, तो इसमें दो या दो से अधिक सबस्टांसेस आपस में रिएक्ट कर कर एक नए सबस्टांसेस का फॉर्मेशन करता है, जिसका इंटायर प्रॉपर्टी इसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट या रिएक्टेंट से इंटायरली डिफरेंट होता है। आप देख रहे हैं कि कार्बन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक गैस है, ठीक ना, और जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस ही बना रहा है, और इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस का कार्बन से प्रॉपर्टी अलग ही होता है, ऑक्सीजन से भी प्रॉपर्टी अलग ही होता है, ठीक है ना। तो याद रखेंगे कि जो है ना रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिस दो सबस्टांसेस या दो से अधिक सबस्टांसेस को आपस में रिएक्ट करवा रहे हैं, उन सबस्टांसेस को केमिस्ट्री में कहा जाता है रिएक्टेंट। द सबस्टांसेस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड रिएक्टेंट। तो ये जो सबस्टांस है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कार्बन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया का रिएक्शन आप करवा रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो ये सारे आपके रिएक्टेंट कहलाएंगे, ठीक है ना। और द सबस्टांसेस विच आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन, और ये जो राइट साइड आपका जो भी सबस्टांसेस बन रहा है ना दोस्तों, इस केमिकल रिएक्शन के वजह से बन रहा है। क्यों? क्योंकि ये सब आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। रिएक्ट करने से जो नया सबस्टांस बना उसको क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट बोलेंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, धीरे धीरे हम लोग चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। आइए दोस्तों, अब हम लोग देखे थे कि केमिकल रिएक्शन में दो या दो से अधिक सबस्टांस अगर आपस में रिएक्ट करके एक नया सबस्टांस का फॉर्मेशन करते हैं, है ना, जिसकी प्रॉपर्टी इंटायरली डिफरेंट होती है रिएक्टेंट से, तो हम लोग कहे कि यहाँ पे सर ये केमिकल रिएक्शन हुआ। अब जब केमिकल रिएक्शन होता है दोस्तों तो जनरली केमिकल चेंजेस देखने को मिलेगा, ठीक है ना। अब ये जो केमिकल चेंजेस जो हमको देखने को मिलता है वो दरअसल क्या क्या होता है, वही दरअसल हम लोग अब पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ केमिकल चेंजेस। तो जैसा कि आप लोग देखेंगे कुछ देर के बाद बहुत सारा एग्जाम्पल लेकर हम लोग समझेंगे कि मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, ठीक है दोस्तों। नहीं, उसी तरह से अगर हम लोग इस रिएक्शन को देखें और उसके बाद बहुत सारा एक्टिविटीज़ देखेंगे जिसमें आपको एक एक कर एक्टिविटी से आपको समझाया जाएगा कि पूरे रिएक्शन में क्या क्या केमिकल चेंजेस देखने को मिलता है ना। सबसे पहला है कि देयर इज़ जनरली अ चेंज इन कलर। तो आप क्या देखेंगे, है ना, कि जो सबस्टांस मेरा इनिशियली, है ना, रिएक्टेंट में था, इसका इनिशियल कलर कुछ और था और जो प्रोडक्ट बना उसका कलर कुछ और हो गया। इसका मतलब कि जब कोई भी केमिकल चेंजेस होता है तो उसमें कलर का चेंज होना निश्चित है, ठीक है ना। तो देयर इज जनरली अ चेंज इन कलर ऑफ द रिएक्टिंग स्पेसिस टेकिंग पार्ट इन द चेंज, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है दोस्तों, आपको कलर में वेरिएशन देखने को मिलेगा। दूसरा भी बात करते हैं, दूसरा कहा जा रहा है क्या, द फिजिकल स्टेट ऑफ द सबस्टांस नॉर्मली चेंज, ठीक है। अब फिजिकल स्टेट धीरे धीरे जब हम लोग, है ना, केमिकल इक्वेशन के बारे में जानेंगे तो किस तरह से किसी भी केमिकल इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव बनाया जाता है वहाँ पे सीखेंगे, है ना, कि ये जो सबस्टांस है ये किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में है या गैसियस फॉर्म में है। अभी फ़िलहाल अगर स्टेट की बात करेगा दोस्तों, चेंज ऑफ स्टेट, तो चेंज ऑफ स्टेट में हम लोग बात करेंगे लिक्विड, सॉलिड, है ना, गैस या फिर एक्वस, ठीक है ना। तो इतने सारे, है ना, चेंजेस देखने को जनरली मिलते हैं कि जो लिया गया रिएक्टेंट स्पीसीज़ है या तो लिक्विड होगा या तो सॉलिड होगा, और फिर उसका देखेंगे कि जो प्रोडक्ट बना उसका क्या स्टेट है। तो जनरली चेंज इन स्टेट देखने को मिलेगा, ठीक है। तीसरा जो है इवोल्यूशन ऑफ गैस। अच्छा, मान लीजिए कि अगर आप कोई रिएक्शन करवा रहे हैं और रिएक्शन करवाने के दौरान आपको अगर कोई गैस का फॉर्मेशन हो रहा है
या कोई गैस फॉर्म्ड हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है, तो कभी भी कोई केमिकल चेंज होता है तो कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन होते हैं जिसमें आपको ये पता चलेगा कि हाँ इसमें से गैस निकल रहा है। जैसे कि हम लोग हाइड्रोजन का फॉर्मेशन में देखे थे या देखेंगे आगे चलकर कि पॉप साउंड की तरह, है ना, हाइड्रोजन गैस आवाज़ करता है जब एक बर्नर को हम लोग टेस्ट ट्यूब के ऊपर ले जाते हैं। तो ठीक है ना, तो सारा एक्टिविटी देखेंगे जो भी आपकी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी में आपको, है ना, दिया हुआ, वो सारे देखेंगे और फिर से हम यहाँ पे आपको एक एक कर वापस आएंगे। चौथा जो चेंजेस देखने को मिलता है दोस्तों वो होता है अ प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड इन सम केमिकल रिएक्शन। अब कुछ केमिकल रिएक्शन में ऐसे होते हैं दोस्तों जिसको रिएक्ट करवाने के बाद कोई एक पर्टिकुलर सब्सटेंस ऐसा होता है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना कर वो उसके बॉटम में जाके बैठ जाता है। तो जो सब्सटेंस उसके बॉटम में जाके बैठता है फ्रेंड, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो तीसरा आपने क्या देखा था कि गैस का इवोल्यूशन, गैस के इवोल्यूशन को हम लोग अपवर्ड एरो से दिखाते हैं दोस्तों, ठीक है नहीं। चौथा आप ये देखें कि प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है, प्रेसिपिटेशन का, प्रेसिपिटेशन, है ना, और प्रेसिपिटेशन को हम लोग डाउनवर्ड एरो से या कभी कभी डबल पीपीटी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। एक एक कर हम लोग सारे चीज़ को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है आपका चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है ना। अब टेम्परेचर में भी आपको वैसे वेरिएशन मिलेगा, तो पांचवा टेम्परेचर में चेंज होगा, तो चेंज इन टेम्परेचर की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये 5 तरह के चेंजेस जनरली किसी भी केमिकल रिएक्शन में हम लोग को देखने को मिलता है। तो कभी भी अगर कोई, है ना, रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट कर एक नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है तो जनरली इस तरह के 5 चेंजेस आपको दिखेंगे, तो आप बोलेंगे कि हाँ ये एक केमिकल रिएक्शन हुआ। इस केमिकल रिएक्शन के होने से इस तरह के केमिकल चेंजेस हमको देखने को मिलेंगे। कलर में चेंज हो सकता है, चेंज ऑफ स्टेट हो सकता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो सकता है, या प्रेसिपिटेशन का फॉर्मेशन हो सकता है, या चेंज इन टेम्परेचर हो सकता है। एक बार आप स्क्रीनशॉट लेंगे, इसके बाद एक एक करके हम लोग एक्टिविटी को डिस्कस करेंगे। आइए स्टूडेंट, सबसे पहला एनसीईआरटी का एक्टिविटी हम लोग अब जानेंगे। तो जितने भी एनसीईआरटी के एक्टिविटी हैं फ्रेंड्स, है ना, उनसे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस, है ना, अक्सर पूछे जाते हैं। इसलिए ये ना समझिएगा कि एक्टिविटी से क्वेश्चन तो आने नहीं हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये सारे एक्सपेरिमेंट स्कूल में तो लोग करवाते नहीं हैं। नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों, है ना, कि जो एक्सपेरिमेंट अगर आपके स्कूल में नहीं करवाए जा रहे हैं तो वो एग्ज़ाम में नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो हम लोग एक एक करके एक्टिविटी को समझेंगे। सबसे पहले आइए, ये जो एक्टिविटी है ये किसके बारे में है, तो यहाँ फिगर आपके सामने है। मैग्नीशियम रिबन बर्न्स इन एयर विद अ डैज़लिंग फ्लेम, मतलब काफ़ी ब्रिलियंट फ्लेम के साथ वो जलता है। कौन? मैग्नीशियम रिबन, ठीक है ना। और आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप अगर पटाखे वड़ाके फोड़े होंगे, क्रैकर्स वगैरह, है ना, तो फुलझड़ी से जो डेजलिंग वाइट फ्लेम निकलता है दोस्तों, वो दरअसल मैग्नीशियम रिबन ही होता है, ठीक है ना, जो देखने में बड़ा सुंदर और बहुत चमकदार रहता है, ठीक है। इस एक्टिविटी को करने से पहले आपको एक बंसन बर्नर लिया मैंने, ठीक है ना। एक हाथ से इसको ऐसे बर्नर को होल्ड करना है इंक्लाइंड प्लेन से, ठीक है ना, और एक हाथ में आप क्या कीजिए, टोंग की मदद से, TONGS, टोंग्स की मदद से, चूटा की मदद से एक मैग्नीशियम रिबन को पकड़ लिया गया इस तरह से, ठीक है ना दोस्तों, है ना। ध्यान से देखिएगा, है ना, इस टोंग को हमने एक हाथ से, है ना, पकड़ लिया इस मैग्नीशियम रिबन को, और एक हाथ से बर्नर को इसके करीब ले जा रहे हैं। तो जब ये मोमबत्ती का लौ इसमें लगेगा तो जाहिर सी बात है जल उठेगा, है ना, और जलेगा तो इसका जो फ्लेम होगा वो कैसा होगा दोस्तों, वाइट कलर का एक डैज़लिंग या सिल्वरी फ्लेम देखने को मिलेगा, एक बहुत अधिक चमक देखने को मिलेगी, ठीक है ना। अब इस एक्टिविटी को करने से पहले आइए सबसे पहले हम लोग क्या क्या किए हैं वो देख लीजिए। अच्छा, जब ये मैग्नीशियम रिबन जलेगा दोस्तों, तो इसका कुछ पार्टिकल्स जो होगा पाउडरी रूप में क्या होगा, इस बर्तन में जाके जमा होगा, कलेक्ट होगा। ये जो वाइट पाउडर है इसी को कहा जाता है दोस्तों मैग्नीशियम ऑक्साइड। और जिस बर्तन में ये गिर के कलेक्ट हो रहा है ना, इसको चाइना डिस्क बोल लीजिए या वॉच ग्लास बोल लीजिए, ठीक है, दोनों कोई में से कोई भी हो सकते हैं। चाइना डिस्क ले लीजिए या फिर वॉच ग्लास ले लीजिए, जिसमें कलेक्ट होगा वाइट पाउडर जलने के बाद। और वो जो वाइट ऐश या वाइट पाउडर है दोस्तों,
है ना, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, राख बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो वो जो वाइट पाउडर है, ये जो वाइट ऐश है ना, वही आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, MgO, जो आके हम लोग पढ़ेंगे। तो फर्स्ट वी टेक अ मैग्नीशियम रिबन नियरली 2 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है कि लगभग 2 सेंटीमीटर का एक मैग्नीशियम रिबन आप ले लीजिए, जैसे यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है ना। द रिबन हैज़ जनरली अ कोटिंग ऑफ बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट ऑन इट्स सरफेस। तो इनिशियली क्या होता है, किसी भी मैग्नीशियम रिबन पर एक इसका अपना खुद का एक कोटिंग होता है, जो कि किसका कोटिंग होता है दोस्तों, मैग्नीशियम कार्बोनेट का। मैग्नीशियम, ये याद रखिएगा, एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है ना, कि किस चीज़ का कोटिंग होता है, तो मैग्नीशियम कार्बोनेट का होता है, ठीक है, जो जनरली मिक्सचर होता है। ये जो मैग्नीशियम कार्बोनेट है ना, ये मिक्सचर है किसका किसका दोस्तों, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का और मैग्नीशियम कार्बोनेट का। अब जिन लड़कों ने अच्छे से बेसिक पढ़ा होगा, तो आप याद कीजिए कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का अगर फॉर्मूला लिखना है तो Mg लिखेंगे, इसका कॉन्फ़िगरेशन किए तो 282, तो 2 आपका इसका हो गया वैलेंसी, जबकि हाइड्रोक्साइड मोनोवैलेंट निगेटिव रेडिकल होने के कारण -1, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका बन जाएगा MgOH का होल ट्वाइस। जबकि दूसरा है मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम का फिर से वैलेंसी 2, और कार्बोनेट जो होता है दोस्तों वो डाइवैलेंट निगेटिव रेडिकल होने की वजह से ये कट कर ये बन जाता है MgCO3। तो ये और ये, ठीक है ना। तो जो एक कोटिंग होती है किसी भी मैग्नीशियम रिबन पे ना दोस्तों, वो मैग्नीशियम कार्बोनेट का और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के मिक्सचर का होता है, जिस कोटिंग का नाम क्या है, मैग्नीशियम कार्बोनेट। आगे देखिए, द कोटिंग इज स्लोली डिपॉजिटेड ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल बाय द एक्शन ऑफ मॉइस्ट एयर। तो अगर आप किसी भी मैग्नीशियम रिबन को थोड़ी देर के लिए, 1 दिन 2 दिन के लिए अगर आप छोड़ देंगे खुली हवा में ना, तो उस पर ये मैग्नीशियम कार्बोनेट की कोटिंग आ जाती है, जिसको रिमूव करना बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है ना, एक्टिविटी को प्रोसीड करने के लिए। तो इन ऑर्डर टू क्लीन द सरफेस वी रब इट विथ अ सैंड पेपर। अब आप चाहते हैं कि नहीं, इस मैग्नीशियम रिबन पे जो कोटिंग है मैग्नीशियम कार्बोनेट का ना, वो हट जाए, ठीक है ना। और इस तो हटने के लिए इस पे क्या करेंगे, मार्केट में आपको एक सैंड पेपर मिलता है, अक्सर देखे होंगे कि जब दीपावली के टाइम आते हैं, है ना, तो ग्रिल वगैरह को जो पेंट करते हैं तो उस पर रस्ट जम जाता है, तो पहले उसकी साफ़ सफाई होती है। एक तरह का पेपर होता है, खुरखुरा पेपर एक साइड से, जब उसको आप रगड़ेंगे ना, तो वो क्या होगा, जितना भी रस्ट है वो साफ़ हो जाता है, और उसके बाद से फिर हम लोग क्या करते हैं, उस पर पेंट या पॉलिश करना शुरू करते हैं। तो आप क्या करेंगे, मार्केट में सैंड पेपर आपको मिलेगा, सैंड पेपर से इस मैग्नीशियम रिबन को सेवरल टाइम्स क्या करते हैं हम लोग, रब करते हैं। रब करने से फ़ायदा क्या होता है वो देखिए, है ना, सैंड पेपर सेवरल टाइम टिल द सरफेस एक्वायर्स इट्स ओरिजिनल लस्टर। अब लस्टर मतलब जानते हैं दोस्तों, लस्टर मतलब होता है ना, शाइनिंग अपीयरेंस। तो मेटल्स जितने भी होते हैं वो लस्ट्रस होते हैं, आपने पढ़ा होगा प्रॉपर्टी अपीयरेंस, ठीक है ना। तो शाइनिंग अपीयरेंस, तो तब तक आपको रगड़ना है जब तक कि उस मेटल का, मैग्नीशियम रिबन का अपना ओरिजिनल लस्टर ना दिखने लगे। होल्ड द रिबन विद द पेयर ऑफ टोंग्स, टोंग्स की मदद से इस रिबन को हमने होल्ड किया और बर्न कर रहे हैं इसको इन एयर विद द हेल्प ऑफ बर्नर की मदद से। द रिबन बर्न्स विथ डैजलिंग फ्लेम, तो आप क्या देखेंगे, ये रिबन जलना शुरू करेगा। डैजलिंग फ्लेम मतलब एक ब्रिलियंट लाइट की रोशनी बहुत तेज चमक के साथ ही जलेगा, ठीक है ना। और इसके अलावा और क्या क्या घटनाएं आपको देखने को मिलेगी इस एक्टिविटी में, कि एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट इज इमिटेड। तो एक तो हीट एनर्जी और दूसरा लाइट एनर्जी जनरेट हो रहा है एज अ रिजल्ट ऑफ द बर्निंग ऑफ द रिबन। जैसे जैसे ये रिबन बर्न करेगा ना दोस्तों, एक वाइट ऐश या एक वाइट पाउडर कलेक्ट होना शुरू होगा चाइना डिश और वॉच ग्लास में। इस वाइट ऐश या इस वाइट पाउडर को ही कहा गया है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब जिनको बेसिक अच्छा होगा, देखिए मैग्नीशियम +2 के साथ ऑक्साइड -2 के साथ, ये कैंसिल हो जाएगा दोस्तों और ये आपस में जुटेगा और यही बन गया आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि वाइट ऐश पाउडर होता है दोस्तों, ठीक है। तो यही यहाँ लिखा गया है, अ वाइट ऐश और अ वाइट पाउडर इज़ फॉर्म्ड एंड कैन बी कलेक्टेड इन चाइना डिश ऑन एग्जामिनेशन। जब हम लोग चेक किए, एग्जामिन किए, तो ये जो वाइट पाउडर था ये फाउंड टू बी मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, ठीक है ना। अब आप देखेंगे कि इस रिएक्शन आखिर कैसे हुआ, ठीक है। तो उसके लिए जगह दीजिएगा दोस्तों, है ना। आप सारी चीज़ को बहुत अच्छे से जो है बारीकी से समझेंगे, ठीक है ना।
मैं एक एक चीज़ आपको समझाता हुआ चलूँगा, ये नहीं कि ऊपर ऊपर आपके चैप्टर को है ना पढ़ा के निकल जाऊँगा, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। ठीक है, देखिए ये आपका रहा मैग्नीशियम और ये रहा आपका ऑक्सीजन। जब ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे तो प्रोडक्ट बना लेगा दोस्तों मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है ना। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि एक एलिमेंट मैग्नीशियम एक ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है ना, तो प्रोडक्ट क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये दोनों रिएक्टेंट कहलाए, ये हमारे प्रोडक्ट कहलाए। अच्छा, इस एक्टिविटी में आप देखे थे केमिकल चेंजेस में आपको दो चीज़ देखने को मिले थे। यहाँ पे क्या देख रहे थे, हाँ, कि इसका रिएक्शन देख रहे थे कि डैजलिंग है ना, वाइट फ्लेम के थ्रू ये जलता है, सिल्वरी फ्लेम के थ्रू, बहुत अधिक रोशनी के थ्रू से जलता है नहीं। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब आपस में कंबाइन किया तो प्रोडक्ट क्या बनाया दोस्तों, रिएक्शन हुआ। और इस रिएक्शन को हम लोग आगे चलकर पढ़ेंगे कि ये जो रिएक्शन का रिज़ल्ट है ये किसके वजह से है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के वजह से ये दोनों आपस में कंबाइन किया और एक प्रोडक्ट बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड। रहा बात बैलेंसिंग का, तो आप यहाँ 2 लगा दीजिए और यहाँ भी 2 लगा दीजिए। तो ये आपका पूरा ओवरऑल ये रिएक्शन बैलेंस्ड भी हो गया। ठीक है ना। तो आपने देखा था कि ये जो हमारा मैग्नीशियम रिबन था वो सॉलिड फॉर्म में था, लेकिन जलने के बाद ये राख बन गया। ठीक है ना, समझ में आ रहा है दोस्तों, पाउडर का रूप ले लिया। तो यहाँ चेंज ऑफ स्टेट आपको देखने को मिल रहा है ना। ठीक है ना, तो रिबन से पाउडर में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों, और इसका कलर भी जो होता है ग्रे कलर का होता है, अगर आप मैग्नीशियम रिबन देखे होंगे तो। और जो वाइट पाउडर कही रहा है कि वाइट पाउडर बनता है राख के रूप में, तो यहाँ पे आपका कलर का भी आप चेंजेस देखने को आपको दिख रहा है। ठीक है ना, तो इस तरह से ये आपका पहला एक्टिविटी हुआ दोस्तों। ठीक है ना, जिसमें फिर से आपको ओवरऑल एक छोटा सा व्यू दे दिया जाता है। सबसे पहले आपको 2 सेंटीमीटर का कोई मैग्नीशियम रिबन लेना है। इनिशियली क्या होता है दोस्तों, किसी भी मैग्नीशियम रिबन पे एक कोटिंग होता है मैग्नीशियम कार्बोनेट का, जिसको हटाना बहुत ज़रूरी है अगर आप इस एक्टिविटी को करवाना चाहते हैं तो। अब ये जो मैग्नीशियम कार्बोनेट का कोटिंग है ना, ये 2 जन क्या मिक्सचर से मिलकर बना होता है। एक मैग्नीशियम कार्बोनेट खुद होता है और एक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है ना, इनके मिक्सचर को हटाना रहता है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मार्केट से सैंड पेपर लाते हैं और इस मैग्नीशियम रिबन को खूब रगड़ते हैं दोस्तों। ये तब तक हम इसको रब करेंगे जब तक कि इस पे का जो कोटिंग है मैग्नीशियम कार्बोनेट का वो हट कर इसका अपना ओरिजिनल लस्ट्रस और शाइनिंग अपीयरेंस ना आ जाए। जब एक बार ये अपने ओरिजिनल लस्ट्रस फॉर्म को अचीव कर लेता है, तब इसको टोंग की मदद से एक बर्नर के करीब ले जाते हैं और इसको जलाना शुरू करते हैं एयर के प्रेजेंस में। जैसे ही ये जलेगा तो आप क्या देखेंगे कि एक वाइट कलर का डैजलिंग फ्लेम के साथ ये बर्न करना शुरू करेगा और जो भी पाउडर होगा वो चाइना डिश में आके कलेक्ट होगा या वॉच ग्लास में। ठीक है ना, तो जो पाउडरी या वाइट ऐश पाउडर जो हमारा कलेक्ट हुआ उसी को कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसका फार्मूला होता है दोस्तों MgO। ठीक है ना, कोई दिक्कत, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये रिएक्शन होता है दोस्तों, किसका एग्जाम्पल है, तो ये हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है ना, एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे, इसके बाद हम लोग एक्टिविटी 2 को डिस्कस करेंगे। आइए स्टूडेंट, अब हम लोग एक्टिविटी 2 की बात करते हैं और यहाँ पे देखेंगे कि इस एक्टिविटी में किस रिएक्टेंट क्या लिया गया और प्रोडक्ट क्या बना, और कुछ जो केमिकल चेंजेस हुए उनके बारे में देखेंगे। जैसा कि केमिकल चेंजेस आपने अभी मैग्नीशियम ऑक्साइड के केस में देखा था, मैग्नीशियम रिबन के केस में देखा था। ये एक्टिविटी 2 क्या कहता है, सबसे पहले देखिए दोस्तों, फर्स्ट वी टेक 2 सेपरेट ग्लास बीकर, dissolve small amounts of lead nitrate and potassium iodide in water। तो सबसे पहले आपको करना है क्या, कुछ नहीं, आपको 2 सेपरेट बीकर लेना है। ठीक है ना, एक में आप डाल दीजिए पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन और एक में आप रखे हैं लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन। अब देखिए, जिनको बेसिक स्ट्रांग होगा, यहाँ पे है पोटेशियम आयोडाइड। अगर आप को बोला जाए कि पोटेशियम आयोडाइड का कैसे रिप्रेजेंटेशन होगा, तो पोटेशियम एटॉमिक नंबर इसका 19 होता है ना दोस्तों, तो 2, 8,
8 1, इसका मतलब वैलेंसी इसका हो गया +1। और आयोडाइड आप याद रखिएगा कि ये -1 के साथ होता है, ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे ये बन गया पोटेशियम आयोडाइड। जबकि दूसरा है आपका दोस्तों लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन। तो लीड के लिए हम लोग Pb का यूज़ करते हैं और आपको ये बताया गया था कि +2 वैलेंसी के साथ होता है, जबकि नाइट्रेट मोनोवैलेंट निगेटिव रेडिकल होने की वजह से -1। आप समझ रहे हैं ना। और ये अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ये बन जाएगा PbNO3 है ना का होल ट्वाइस, PbNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, तो जिनको भी अगर बेसिक बहुत अच्छे से है ना पढ़े होंगे तो उनको इस तरह का रिएक्शन करने में कोई परेशानी नहीं हो रही होगी, नहीं तो फिर रटते रहिए, है ना। रटने के अलावा कोई उपाय नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ कि रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप बेसिक एक बार देख लेंगे तो ये रिएक्शन कैसे लिखा गया फार्मूला, फिर ये कैसे लिखा गया, फिर ये प्रोडक्ट के सबको मैं भी यहाँ पे एक एक करके तोड़ के बताऊँगा बेसिक की हेल्प से। तो हमने क्या किया कि 2 सेपरेट बीकर लिए। मान लीजिए कि ये मेरा बीकर है A और ये मेरा बीकर है B और एक नया बीकर बना दोस्तों C। ठीक है, तो मैंने 2 बीकर लिया। A बीकर में पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन को डाल दिए, है ना। B बीकर में लीड नाइट्रेट के सॉल्यूशन को डाल दिया गया। अब स्लोली क्या करना है दोस्तों, इस बीकर A को टिल्ट करना है, धीरे धीरे इसको टिल्ट कर धीरे धीरे क्या करना है, इसमें पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन को लीड नाइट्रेट के सॉल्यूशन में ड्रॉप करना है धीरे धीरे। ठीक है ना। अब आप हमेशा याद रखिएगा कि इनिशियली पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन जो था ये कलरलेस था, ठीक है ना। और साथ साथ में ये भी क्या था दोस्तों, ये भी कलरलेस था। इनका कोई कलर नहीं होता है, ना ही लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन का अपना कोई कलर था, ना ही पोटेशियम आयोडाइड का भी कोई अपना इनिशियली कोई कलर था। बात याद रखिएगा, इनिशियली both the solution will be colorless. Now add potassium iodide solution slowly to the lead nitrate solution. A yellow precipitate is formed at the bottom of the beaker as shown in the figure. तो अब क्या देखेंगे कि जब यह धीरे धीरे टिल्ट करता हुआ, ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन को हम लोग लीड नाइट्रेट के सॉल्यूशन में ड्रॉप करना शुरू करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, रिएक्शन होगा। रिएक्शन होने की वजह से एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट बन जाएगा जो कि किसका होगा, लीड आयोडाइड का। अब यहाँ से आया लीड आयोडाइड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो आइए देखिए, लीड मतलब Pb +2 वैलेंसी के साथ आयोडाइड का -1 के साथ जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो PbI2 बनेगा दोस्तों, लीड आयोडाइड का प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड हो जाएगा। और प्रेसिपिटेट आप जानते हैं कि ये रिएक्ट नहीं कर पाया और ये जाके है ना इस बीकर के बॉटम में जाके बैठ जाएगा, जिसको हमने इस बीकर को C से रिप्रेजेंट कर दिए हैं। फिर इसको सेपरेटली हम क्या कर सकते हैं, इस प्रेसिपिटेट को हम लोग सेपरेट कर वापस अलग कर सकते हैं इस लीड नाइट्रेट के सॉल्यूशन से। ठीक है, तो यही यहाँ कहा गया दोस्तों, ऑन एनालिसिस इट इज़ फाउंड टू बी लीड आयोडाइड। जब एनालिसिस किया गया तो पाया गया कि वो जो सबस्टांस जो प्रेसिपिटेट किया था वो कुछ और नहीं बल्कि लीड आयोडाइड था। और उस प्रेसिपिटेशन का कलर कैसा है दोस्तों, तो येलो कलर है। इट डज़ नॉट डिज़ोल्व इन वाटर, और ये वाटर में डिज़ोल्व नहीं किया। अरे नहीं किया तो बॉटम में जाके क्या हो गया, सेटल कर गया। और अगर बॉटम में जाके सेटल करता उसी को तो प्रेसिपिटेट कहते हैं, और इस पूरे रिएक्शन को भी हम कह सकते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो अगर आपके एग्जाम में आते हैं कि राइट डाउन 1 एग्जाम्पल ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, तो आप पोटेशियम आयोडाइड का लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करवा दीजिए। दैट्स रिएक्शन इज नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए इस रिएक्शन को आप समझिए। अभी आपको मैंने पोटेशियम आयोडाइड फॉर्म्ड करके दिखाया, लीड नाइट्रेट कैसे फॉर्म्ड हुआ, और लीड नाइट्रेट का फार्मूला PbNO3 का होल ट्वाइस ही क्यों हुआ, PbNO3 क्यों नहीं हुआ, या Pb2NO3 क्यों नहीं हुआ, है ना। तो ये सारे बेसिक में आपको बताया गया है, इसलिए आप लेक्चर 1 से स्टार्ट करें और लेक्चर 2, 3, 5 पूरे लेक्चर को देखें और तब यहाँ तक आएँ, तो आपको पूरे केमिस्ट्री में रिएक्शन में कहीं दिक्कत नहीं होने वाला है। और ये चैप्टर आपके सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखते हैं दोस्तों एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। इवन 11th 12th में जाएंगे तो यही बेस बनाएगा आपका। ठीक है,
अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये जो लीड नाइट्रेट है, यहाँ पे जो पोटेशियम आयोडाइड है, यहाँ लिखा हुआ AQ। अरे एक्वस क्या होता है? तो अगर किसी भी सबस्टांस को अगर हम लोग वाटर में डिज़ोल्व कराते हैं तो उसी को क्या कहते हैं? एक्वस कहते हैं सर। नहीं, द सबस्टांसेस विच आर डिज़ोल्व इन वाटर आर नॉन एज एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, घुलनशील पदार्थ को एक्वस कहेंगे, लेकिन वो वाटर में ही डिज़ोल्व होना चाहिए, इसके अलावा कोई और चीज़ में नहीं। ठीक है, एक्वस का मतलब सबस्टांसेस विच आर डिज़ोल्व इन वाटर आर नॉन एज एक्वस। जैसे यहाँ पोटेशियम आयोडाइड वाटर में डिज़ोल्व है तो एक्वस कहलाया, वहाँ पे लीड नाइट्रेट भी जो है आपका वाटर में डिज़ोल्व है इसलिए एक्वस कहलाया। तो AQ यहाँ पे होता है दोस्तों एक्वस। आपको 4 स्टेट दिया गया था ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस और एक्वस, आ गया एक्वस। ठीक है ना। तो अब जब ये दोनों आपस में रिएक्ट किया तो जो प्रोडक्ट बनाया दोस्तों वो पोटेशियम नाइट्रेट बनाया। ठीक है ना, और लीड आयोडाइड बनाया। ठीक है ना। तो जैसे ही हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन देखेंगे ना तो वहाँ पे ये रिएक्शन को बनाना भी सीखेंगे। अभी फ़िलहाल आप ये जानिए कि जब लीड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्ट किया तो पोटेशियम नाइट्रेट के साथ लीड आयोडाइड बनाया। यहाँ पे ये लीड आयोडाइड सॉलिड फॉर्म में है, जिसको आप डाउनवर्ड एरो के थ्रू भी दिखा सकते हैं, या यहाँ पे PPT लिख दीजिए, सबसे बढ़िया है ना, या फिर अगर नहीं मन करे तो डाउनवर्ड एरो से दिखा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि आपने देखा था कि जब आपको केमिकल रिएक्शन करवाया गया, पढ़ाया गया, तो आप क्या देखे थे कि सर कुछ सबस्टांसेस आपस में क्या करते हैं, रिएक्ट कर कर एक नए सबस्टांसेस का फॉर्मेशन करते हैं जिसका इंटायर प्रॉपर्टी रिएक्टेंट वाले से डिफरेंट होता है। ठीक है ना, तो इसको केमिकल रिएक्शन करे थे। ठीक है ना। केमिकल रिएक्शन के 2 पार्ट होते हैं, एक LHS साइड, दूसरा RHS साइड। तो LHS साइड वाले को हम लोग रिएक्टेंट कहते थे। द सबस्टांसेस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर नोन एज रिएक्टेंट। तो यहाँ पे दोस्तों ये कहलाया मेरा रिएक्टेंट। ठीक है। एंड द सबस्टांसेस विच आर फाउंड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो आप उसको क्या बोलेंगे दोस्तों? प्रोडक्ट बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट बोलेंगे। और यहाँ प्रोडक्ट के रूप में KNO3 और PbI2 बन रहा है। ठीक है। इसके बाद देखे थे कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है ना दोस्तों, तो किसी भी केमिकल रिएक्शन, कभी भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें कुछ केमिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं। और वो केमिकल चेंजेस क्या क्या था, याद कीजिए। सबसे पहले कलर। तो आप इस रिएक्शन से देखिए, इनिशियली पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन कलरलेस था, लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन का भी कलरलेस था, लेकिन जो प्रोडक्ट बना उसका जो सॉल्यूशन का कलर है ये कैसा है दोस्तों? येलो। ठीक है ना। तो चेंज इन कलर देखने को मिला। हाँ जी सर, देखने को मिला। दूसरा चेंज ऑफ स्टेट भी देखने को मिल रहा है। रिएक्टेंट दोनों एक्वस में था, जबकि प्रोडक्ट में एक सबस्टांस एक्वस फॉर्म में है, दूसरा सबस्टांस सॉलिड फॉर्म में है। तो क्या ये इस चीज़ को भी केमिकल चेंज यहाँ देखने को मिल रहा है इस रिएक्शन में? हमने बोला हाँ सर। तीसरा ये चेंज इन टेम्परेचर है ना, तो आपको चेंज इन टेम्परेचर भी देखने को मिलता था। किस में? किसी भी केमिकल रिएक्शन में चेंज इन टेम्परेचर हो सकता है। चौथा आपको क्या बताया गया था कि प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड होता है। इस रिएक्शन में तो खास कर पता चल रहा है कि सर प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड हो रहा है, तो ये केमिकल चेंज को बतला रहा है, दर्शा रहा है। और पांचवा आपने पढ़ा था दोस्तों, क्या चीज़? तो पांचवा आपने क्या पढ़ा था, देख लीजिएगा। चेंज इन टेम्परेचर हो गया, फिर कलर हो गया, फिर स्टेट हो गया, फिर टेम्परेचर हो गया। हाँ, इवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है। तो इसमें तो सर कोई अभी गैस फिलहाल इवॉल्व नहीं हो रहा है। तो कोई भी केमिकल चेंजेस होते हैं तो इनमें से कोई ना कोई एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना, कि कुछ ना कुछ चेंजेस तो हुआ। अब इस रिएक्शन में आप देखें कि कलर में चेंजेस हुआ, फिर आप देखें चेंज ऑफ स्टेट में चेंज हुआ, फिर आप क्या देखें कि प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड हुआ, है ना। तो इस एक्टिविटी से दोस्तों आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन अगर आएंगे, ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूँ कि आपसे बनेंगे। अगली क्लास में हम लोग इसी एक्टिविटी को आगे बढ़ाएंगे, और एक बार जब सारा एक्टिविटी ख़त्म हो जाएगा ना, तो फिर चैप्टर में कोई दमखम नहीं है दोस्तों। ठीक है। इसलिए जो पढ़ना है आपको, एक्टिविटी को बहुत अच्छे से प्रेम से पढ़िएगा और बार बार पढ़िए एक्टिविटी को। और जो जो इम्पॉर्टेंट रिएक्शन मैं लिखता जा रहा हूँ ना दोस्तों, वो आप हमेशा उसको पढ़ते रहे,
ठीक है ना। अभी आप जानेंगे कि ये जो प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड हुआ है ना, ये किसकी वजह से हुआ है। तो अगर ध्यान से देखें तो ये दोस्तों डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, जो आगे चलकर हम लोग जब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ समझेंगे कि रिएक्शन के भी कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है ना। तो पहला था कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल, ये था आपका डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल, जहाँ एक्सचेंज ऑफ रेडिकल्स होते हैं। ठीक है ना, वहाँ पे हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट की ही बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना। अगर दोस्तों अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि जब जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आपके मोबाइल पे डायरेक्ट यूट्यूब पे नोटिफिकेशन चला जाएगा कि हाँ, ई गुरुकुल एकेडमी हैज़ अपलोडेड अ सर्टेन वीडियो टुडे। समझ में आया दोस्तों। ठीक है ना। तो लाइक करना ना भूलें, शेयर ना करना भूलें, है ना। पूरा शेयर कीजिए, दबा के डाउनलोड कीजिए, दबा के पढ़िए दोस्तों। ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।